अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स रिफॉर्म के साथ मैं हूं अफजल अयूबी। नाज़रीन, हुकूमत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए पहले 2 सालों में मुआशी पॉलिसी के हवाले से क्या इक़दाम उठाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब एक नारा लगाते थे, FBR में इस्लाहात लाकर टैक्स दहिंदगान के एतमाद को बहाल करेंगे और जो टैक्स का पैसा है वो उनके पास अमानत है। कौम के पैसे की जो अमानत उनके पास है उसकी वो हिफाजत करेंगे। इन 2 सालों में क्या वाकई ऐसा हुआ है कि FBR में रिफॉर्म्स आई हैं? इंसाफ, मेरिट, करप्शन का जो नारा लगता था क्या वो पूरा हुआ है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अज़हर सिद्दीक़ साहब। आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, तज़कियाकार हैं और अदालती निज़ाम के हवाले से बहुत कुछ इनके पास है जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब हैं, उनके साथ चार्टर अकाउंटेंट हैं। अज़हर साहब, फैसल साहब, आपको पहले तो ईद की खुशियाँ मुबारक हों। खैर, और हमारे नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं, टैक्स रिफॉर्म की पूरी टीम की जानब से आपको ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं, ताजिर बरादरी क्या कहती है, उनकी राय जानते हैं। गवर्नमेंट की मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरत है नज़रसानी की। हमारी गवर्नमेंट की मशीनरी को देखने की ज़रूरत है। इस वक्त जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, FBR है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, फेडरल प्रोविंशियल, सारी दे आर वर्किंग बिलो लेवल काम हो रहा है। और हम लोग जो एट द आउटसेट डेली की हमारी जो इनके साथ कोऑर्डिनेशन होती है, उससे हमें यही महसूस हो रहा है कि दे आर नॉट वर्किंग अप टू द मार्क। गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन और प्रॉपर्टी सेक्टर के ऊपर अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक रिलीफ पैकेज दिया। इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। उस रिलीफ पैकेज को देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे ही फोकस किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे भाई हैं उसको ज़रूर स्टडी करें, उसको पढ़ें और प्रॉपर्टी सेक्टर को जो है वो फोकस करें और अपने आप को अगर रजिस्टर नहीं हुए तो इस सेक्टर में रजिस्टर हों। जो सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन्स 8 साल से रिड्यूस होकर 4 साल कर दी गई है। ये बजाते खुद एक बहुत बड़ी जो है वो रिलीफ है। बिकॉज बहुत सी प्रॉपर्टीज जो देखा गया है कि 4 साल बहुत हद हो तो 4 साल की गैप के बाद बिक जाती हैं। 8 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड था जिसको इन्होंने कवर किया था, उसको इन्होंने रिवाइज कर दिया गवर्नमेंट ने। तो मेरा ख्याल है इसको वेलकम करना चाहिए। डिफरेंट एसोसिएशंस, हाउसिंग एसोसिएशन, बिल्डर्स एसोसिएशंस ने इसको वेलकम भी किया है। मेरा ख्याल है इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत कोई सीमिंगली पॉजिटिव नहीं है, मगर इसको ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह पॉजिटिव बनाएं। FBR को चाहिए कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करे और टैक्स पेयर को रिकॉल करे, उनको नोटिस करे, उनको कम से कम इतना पता हो कि उन्होंने इन टाइम अपना टैक्स को पे करना है, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है। देखें, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो टैक्सेस से ही रन हो रहा है। अगर टैक्स पेयर टैक्स अदा नहीं करेगा और तो इसमें रेवेन्यू में इजाफा नहीं होगा। और FBR को चाहिए वो अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर करे। जितनी भी पॉलिसीज़ को उसमें वो बेहतर करेगा और उसमें बेहतरी आएगी, इसमें जो वो फ़ायदा है वो FBR को ही होगा। उनका रेवेन्यू जनरेट होगा और उनके टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे। जैसे उन्होंने ये बजट में ATL लिस्ट का इशू का मामले को उठाया है, फिर उन्होंने कोई लिमिट भी बढ़ा दी है जो कि 25,000 से अबव हो गई है। कोई इस तरह के और भी रिलीफ पैकेज काफ़ी उन्होंने दिए हैं। काफ़ी जो सेल्स टैक्स है वो उन्होंने 16 से 5% कर दिया है काफ़ी चीज़ों पे। इसी तरह और जो सेल टैक्स में कमी है, इनकम टैक्स में कमी है और काफ़ी चीज़ों पे रिलीफ जो FBR ने दिया है और उसमें इससे बजट भी उनका पूरा नहीं हो रहा और वो बिल्कुल खसारे में जा रहा है। लेकिन पॉलिसीज़ को अगर वो कोई बेहतर इक़दाम करेंगे और पॉलिसीज़ को बेहतर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें वो बेहतरी ला सकते हैं। अदरवाइज़ अभी तक तो इसमें कोई बेहतरी नहीं आई है। अज़हर सिद्दीक़ साहब, आप बहुत करीब से हुकूमत को भी देखते हैं, अदालती निज़ाम को भी देखते हैं। जो करप्शन के और मेरिट के इंसाफ का जो नारा था हुकूमत का, इन 2 सालों में आप क्या महसूस करते हैं? बहुत शुक्रिया। पहले तो टैक्स और आवाम के तमाम नाजरीन को बड़ी ईद की खुशियाँ मुबारक हो। कोरोना के दिनों में हम ईद देख रहे हैं जी, लेकिन मुसलमान बाहैसियत ईद तो गुजारते हैं और ईद हमने गुजारनी है, इसीलिए आपके साथ अभी बैठे हैं। और कोरोना से तकरीबन अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान बड़े आसान तरीके से इस बीमारी का मुकाबला तो नहीं मैं कहता, लेकिन ये करम नवाजी से मामला। दूसरा देखें,
वजह ये है कि एक वो जंग आलूद निज़ाम जो है, जो गुज़श्ता तकरीबन 73 सालों से जी वो चला आ रहा है, और वो गॉड फादर या सिजियन माफिया जिनके नाम दिए हुए हैं, वो इमरान खान किसी खुश फहमी या गलत फहमी में मुब्तला था कि वो मैं इनसे मुकाबला कर लूँगा। जी और हाल आप देखें, काम उसने अच्छे किए हैं, ये मैं बता दूं आपको। मैं चीनी माफिया के अगेंस्ट में जितने से लड़ाई लड़ रहा था, इसी तरह ये टैक्स माफियाज, अब टैक्स माफियाज दो तरह के हैं। जी एक तो महकमे के अंदर है कि अगर आप उनसे अच्छे हालात रखें तो आप समझे क्या बात है। जी आपसे बेहतर निज़ामी कोई नहीं है, बात ही कोई नहीं है। आप मुश्किल से मुश्किल हालात में हो जब उनके साथ आप चलें। दूसरा माफिया वो बाहर बैठा हुआ है जो ताजरों की शक्ल में मौजूद है। माजरत के साथ किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे कि हमारे कई ऐसे लोग हैं जो सही टैक्स नहीं देते, और वो फिर यूनियन बाजी और प्रेशर ग्रुप बना के और ऐसा काम तिया पांचा करते हैं इस निज़ाम का कि आपने बड़ी से बड़ी सेल्फ असेसमेंट स्कीमें देखी। अजहर साहब उस टैक्स देने वाले तो एहतजाज नहीं करते। नहीं, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही है। जी यहाँ वो मुझे याद है प्रॉपर्टी टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स का लफ्ज़ मैं जान के मैं विदहेल्ड कर रहा हूँ। जी वो कहते हैं जी हम जायज़ काम करने के तो पैसे लेते हैं, नाजायज़ तो हम करते नहीं हैं। काम करने के पैसे लेते हैं और ना करने के तनख्वाह लेते हैं। देखें ना, अब यहीं से समझिएगा। अब यहाँ कोशिश की मैं लोग शायद इससे इख्तलाफ करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि शब्बर ज़ैदी की शक्ल में एक कोशिश लाके की उन्होंने। जी शब्बर ज़ैदी अब दोनों तरफ से जानते थे हालात और वाक़यात को। जी लेकिन उन्हें वहाँ चलने ही नहीं दिया। डिपार्टमेंट ने उनकी सुनी कोई नहीं। बिल्कुल सवाल कैसे हो सकता है कि वो आदमी, उन्हें पता है कि वो उनके अंदर की बारीकियां भी जानता है। जी और वो ऐसे लोगों को जहां टैक्स चोरी करते हैं, या देखें टैक्स एवेजन इज ए क्राइम बट टैक्स अवॉइडेंस इज नॉट ए क्राइम। जी तो वो सारे गुर वो जानते थे। अब उसके लिए कोशिश उन्होंने की, लेकिन यहाँ वो माफियाज जो है ना वो बहुत ताकतवर हैं। और अब तो मेरा ख्याल है कि कुछ शायद रिश्वत का म्यार भी बढ़ गया है, यानी जो काम 100 रुपये में होता था अब 300 रुपये में हो जाता है, हो बढ़ जाता है। और ये रिफॉर्म्स अगर लानी है, अब इस रिफॉर्म में अब मैं क्या कह सकता हूँ, एमनेस्टी दे दें, एमनेस्टी दे दें, एमनेस्टी मसाइल का हल नहीं है। सेल्फ असेसमेंट स्कीम दे दें, सेल्फ असेसमेंट स्कीम दे दें, या अपने आप डिस्क्लोज ही कोई नहीं करता है। और नैब के जो टारगेट थे, नैब के पास उतने वसाइल नहीं है, या वो करना नहीं चाहता, या कोशिश नहीं की गई कि हम वो जो टैक्स चोर है ना, या तो आप निज़ाम ले आए इंडिया के स्टाइल के ऊपर कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतने इख्तियारात मौजूद हैं कि वो तो पाताल से, वो मैं पाताल का लफ्ज़ उनका वो जहन्नम से वो लफ्ज़ तशबीह देते हैं कि वो पाताल से निकाल के ले आते हैं। या तो एक निज़ाम ऐसा दे दें, वो मुझे नहीं नज़र आता। यहाँ मिनहसल कौम जो है ना, आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अगर वो चाहते हैं ना आप, यानी मिसाल के तौर पर अगर वो चले, मैं बाकी चीज़ें एक तरफ रख दूँ, टैक्स बेस बढ़ाने के लिए क्या कोशिश की। जी वो तो हमारे साथ फैसल इकबाल ख्वाजा साहब हैं। अजहर साहब, 2 सालों में जो नैब ने हुकूमत के साथ जो काम कर रही है, नैब को लूटा हुआ पैसा कोई वापस आया, या जितना अखराजात इस पे आ चुके हैं इंसाफ के निज़ाम को बेहतर करने के लिए, उससे कोई फ़ायदा हुआ है? हुकूमत का फ़ायदा हुआ है, या कौम का फ़ायदा हुआ है, कोई मुल्क का फ़ायदा हुआ है? देखिए, एक बात बताऊँ आपको, प्रॉब्लम यहाँ ये, जहाँ तक ये एक मिसकंसेप्शन या मिसनॉमर चला आ रहा है। जी अमूमन तरीका, मिसाल के तौर पर असेसमेंट की प्रोसीडिंग अगर आप देखें, मैं उससे ज़रा समझाने की कोशिश करूँगा। जी अब असेसमेंट आगे चैलेंज हो जाए, स्टे हो जाए, हाई कोर्ट से जीत गए, आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट जब तक एपेलेट फोरम तक, तो नैब का भी इशू इसी तरह सही है कि मिसाल के तौर पर रेफरेंस तक जाते जाते एवन फील्ड के केस में और अल अजीज़िया में नवाज शरीफ को सज़ा हो गई, उन सब लोगों को। जी जुर्माना भी हुआ और रिकवरी के हवाले से भी। अब एक जो फैसला है वो सस्पेंड कर दिया हाई कोर्ट ने, दूसरा वो बीमारी का बहाना बनाया, वो भी इनडायरेक्ट तरीके से सस्पेंड आया, लेकिन वो अपनी जगह मौजूद नहीं है, वो अब अपीलें पेंडिंग पड़ी हैं। जब तक वो अपीलों तक का फैसला नहीं हो जाता, तब तक अपीलों तक का फैसला नहीं होता, वो तब तक रिकवरी। या तो शाह सलमान मॉडल है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे यहाँ रेफरेंस की फाइल तो की हैं, फर्द जुर्म ही आए नहीं होने दे रहे। आप नवाज शरीफ के केसेस देख लें, आसिफ जरदारी का फेक अकाउंट का केस देख लें, वो बीमारी का बहाना आया, जो भी कहें बीमार हैं, उनको अगर स्काइप पे कहा कि वीडियो लिंक के जरिए फर्द जुर्म आयद करने का, फर्द जुर्म आयद होगी, एविडेंस होगी तो ट्रायल कंक्लूजन की तरफ जाएगा। और ख़ास तौर पर फिर तीसरी जो बात है कि हमारे यहाँ
मिसाल के तौर पर प्ली बार्गेन वॉलंटरी रिटर्न के हवाले से कुछ मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किए हुए हैं, तो वो भी एक वजह है कि जिसकी वजह से रिकवरियां फ़ौरन नहीं हो पा रही। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 120 जजेस दे दे। अब देखें ना, यहाँ यानी मैं भी उन लोगों में, नैब का काम मैं भी करता हूँ, हम भी फर्द जुर्म आयद नहीं होने देते, हम भी ट्रायल डिले करते हैं जितना जल्दी तेज, उस डिले के चक्कर में क्या साहब होगा? ये कानून अशराफिया को तो रिलीफ देता है, कि आम बंदे को रिलीफ क्यों नहीं मिलता? देखिए मेरी एक बात सुनिएगा, नैब में आम बंदा तो आता नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं वजह क्या है कि इसमें जिसने करप्शन की है, जिसने मिसाल के तौर पर अमानत में ख़यानत की है, जी, अपने मुल्क की, जी कि आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में बड़े आदमी की वजह ये है कि बड़े आदमी वकील अच्छा कर लेते हैं ना, जी वकील अच्छा कर लिया, फिर सिस्टम के साथ खेल लिया, पहले तो गिरफ्तारियां ना दी, सियासी तौर पर लड़ाई ले, यानी जलील करते रहे कि पता नहीं क्या कर दिया। अभी असल में बात यह है, उनको रिलीफ लेने का तरीका आता है, रिलीफ लेने का तरीका आता है। ख्वाजा साद रफी का केस देखें ना, ख्वाजा साद रफी के केस में इतना कुछ मौजूद है, यानी वादा मा गवाह ने भी दे दिया, लेकिन वो उसको इस तरह खेला है, उन्होंने इस तरह खेला है कि असल हक़ाइक़ सामने नहीं आने दिए, अवाम और आपस में बैठ के मिल मिला के वो पता है कि निज़ाम इस तरह का जो, इसीलिए अवाम अभी इबहम में है क्या होना है। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, जिस तरह अजहर सदीक साहब ने कहा, शब्बर ज़ैदी का हवाला दिया, शब्बर ज़ैदी साहब एक बिग मैन थे, बड़ी बड़ी कंपनी उनके पास थी, छोटे छोटे ताजरों के, टैक्स देनदारान के तो मसाइल का उनको शायद इल्म नहीं था, लेकिन वो जितने दिन भी रहे, क्या उनको भी छोड़ दें, 2 साल में कोई ऐसी रिफॉर्म्स FBI में, कोई ऐसी इस्लाहात जो आई हों, जो आनी चाहिए थी, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूबी साहब, सबसे पहले तो इस चैनल पे मैं तमाम नाजरीन को जो हमें देख रहे हैं, ईद की खुशियाँ मुबारक हों, और ईद उल अज़हा पे हम सब लोग ये दुआ गो हैं कि पाकिस्तान से ये कोरोना नामी बीमारी ख़त्म हो जाए, आमीन इंशाअल्लाह, और लोग अपनी सेहतमंद ज़िंदगी को दोबारा जारी और सारी कर सकें। जी आमीन। सर, जहाँ तक आपका ताल्लुक है कि इन 2 साल में इस्तिलाहत क्या हुई या क्या चेंज हुई, तो अभी तक तो जनाब इस्तिलाहत जो हैं वो प्लान भी नहीं की गई, यानी कि अभी तक तो प्लान भी नहीं की गई। अगर आप फॉर एग्जांपल मेरे से पूछें, आई एम बीन ए टैक्स कंसल्टेंट फॉर लास्ट 25 ईयर्स। जी इससे पहले मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, ये एक 60 साल की कंसल्टेंसी है जिसको मैं चला रहा हूँ। वही काम जो आज से 10, 20, 30 साल पहले हो रहा था वही आज हो रहा है। देयर इज नो चेंज। शब्बर ज़ैदी साहब ने एक पॉजिटिव बात की थी आगे कि हमें FBR को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा SCCP के निज़ाम की तरह। ठीक है। जो बात मैंने आपके प्रोग्राम पे आज से 2 साल पहले की थी जी कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को डिसएसोसिएट करना पड़ेगा हमें CSS क्लास से। वजह क्या है? इनसे छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक स्पेशलाइज्ड फील्ड है, ठीक है, जिसमें लीगल विंग में वकला, जी ऑडिट विंग में चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, और इन लोगों की खिदमत हासिल करनी चाहिए। जैसे SCCP एक आदमी को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे 3 साल की रिन्यूअल होती है। अब आप जब एक CSS अफसर लाके बिठा देते हैं जो या डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है, जी ना उसे कानून का पता है, ना उसे अकाउंट्स का पता है, ना उसे कंप्यूटेशन का पता है, ठीक है। अब ये तीनों चीजों से वो फारग होता है। आप क्या समझते हैं कि 6 महीने की ट्रेनिंग में आप उसको क्या समझा सकते हैं? अब अगली चीज जो है सबसे इम्पोर्टेंट, उसको ये पता होता है कि मैं इस सीट पे 40 साल 30 साल अब मैंने सर्विस करनी है, जी सो वो उस सीट की जो जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए कतई तौर पे कोई भी एफर्ट करने को तैयार नहीं होता। 2 साल बाद मुझे ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, 2 साल बाद में कौन से डिपार्टमेंट? देखें, SCCP में क्या होता है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जी उसको वो लाते हैं पहले 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस की बेस पे उसे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाता है, और अगर उसकी 6 साल की परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर उसको अगले ग्रेड में ब्रेक मुझे कहा जा रहा है। ब्रेक से पहले एक छोटा सा सवाल छोड़ दिया, तो SCCP में रिफॉर्म्स किस तरह ही, SCCP आज क्या करप्शन से पाक है, क्या वो आज काम होते हैं? अगर उस निज़ाम की तरफ हमने आना है तो जिस तरह SCCP ने किया, FBR को फिर ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। जी ख्वाजा साहब, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, उसमें भी पहले एक सरकारी निज़ाम था, लोग अपना CSS करके आते थे, भर्ती होते थे और उसके बाद वो तरक्की करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर के पास एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फिर कमिश्नर बनते थे। जी जी। फिर वहाँ पे ये इस्तेलात लाई गई कि जी ये जो निज़ाम है ये आउटडेट हो चुका है। ठीक है। वहाँ पे उन्होंने कहा जी हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, वो प्रोफेशनल्स जो रेलेवेंट हैं। जी। अब वहाँ पे आपके एनफोर्समेंट विंग में सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए हैं, लीगल विंग में बैरिस्टर बैठे हुए हैं, SCCP में जी लॉ नोइंग लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, बहुत बड़े बड़े लोग वहाँ पे बैरिस्टर्स जो हैं वो काम करते रहे और मतलब CCP के चेयरमैन, SCCP के चेयरमैन लोग बने। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी क्लास है जो वहाँ पे इस वक्त मुलाजम है। बेसिकली उनके आने से चेंज क्या आई, एक तो जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब है उसमें उनको तनख्वाह का एक ग्रेड बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है। ठीक है जी। अभी रिसेंटली जो कमिश्नर हैं लोग, वो तकरीबन 2 मिलियन तक उनकी तनख्वाह जा रही है। ठीक है जी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो 7 लाख से लेकर 12 लाख के कैडर में आ रहा है। तो जब आप लोगों के प्रॉपर पेमेंट करते हैं, प्रॉपर नॉलेज होता है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो करप्शन खुद ब खुद खत्म हो जाती है। हाई लेवल इंटेलेक्चुअल करप्शन हो सकती है जिसमें आप लोगों को फेवर्स दे सकते हैं, या जैसे लाने वाले कौन थे, जैसे जफर इजाजी साहब का केस है अभी जो उन्होंने हाईलाइट हुआ नवाज शरीफ के केस में। इस तरह की इंटेलेक्चुअल करप्शन अगर कोई हो उसका मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जब हम वहाँ पेश होते हैं आजकल तो काफ़ी माहौल चेंज है। मेरिट पे बात की जाती है और तकरीबन जो फैसले हैं वो मेरिट पे ही किए जाते हैं वहाँ पे। लेकिन FBR में जब मैं आता हूँ तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट निज़ाम है। जो नए ऑफिसर्स अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया RTO लाहौर का, उसमें ज्यादातर लोग डॉक्टर और इंजीनियर थे जो CSS करके आए हुए, जिनको FBR में लाया गया, जिन्हें FBR में लाया गया। अब मुझे बताएं, एक आदमी की 5 साल इंजीनियरिंग पढ़ी है, ना वो इंजीनियर रहा जी जी, और ना ही वो एक अच्छा ऑफिसर बन सकेगा। 6 माह की ट्रेनिंग में उसने क्या टैक्स कंप्यूटेशन सीखनी है, क्या टैक्स ऑडिट सीखना है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि मैं आपको लार्ज टैक्स पे यूनिट लाहौर की मिसाल दे रहा हूँ। एक केस में वो 177 का ऑडिट कर रहे थे हमारा। जी जी। हमने ले जाके किताबें उनके सामने रख दी, 2-3 ट्रंक थे, एक लिस्टेड कंपनी थी। उन्होंने मुझे कहा जी आप हमें एक आदमी दें जो एसोसिएट करे ऑडिट करने के लिए। मैं कहा जी ऑडिट तो अब आपने ही करना है। 177 का मतलब है ये 62 की असेसमेंट नहीं है कि आप मुझे नोटिस डालें, मैं जवाब दूं, मैं डिटेल्स दूं, एसोसिएट हूं। 177 है ऑडिट। ऑडिट किसने करना है? जिस आदमी ने किताबें वसूल कर ली, उसके बाद उन किताबों को उसने एग्जामिन किया, उसमें से गलतियां निकाली, ऑडिट रिपोर्ट ड्राफ्ट की और ऑर्डर पास कर दिया। मैं कहा जी ये किताबें बड़ी हैं, लिस्टेड कंपनी है, आप खोलें, इसमें से मुझे कन्फ्रंट कराएं 122(9) में मेरी गलतियां, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अयूबी साहब, मैं इस चीज़ पे हलफ तो देना बुरी बात है, 1 साल तक किताबें पढ़ी रही, किसी ने वो ट्रंक खोल के नहीं देखा। क्या ये लोग इस काबिल हैं कि ये टैक्स की इस निज़ाम को या इदाफ को चला सकें? वो लोग जिन लोगों को वो किताबें पढ़नी नहीं आती या वो किताबें देखनी नहीं आती, वो मुझे क्या नोटिस कन्फ्रंट कराएंगे उसका? ये सारे लोगों की बात नहीं कर रहा, चंद एक लोग ऐसे बीच में अब नए लोग आ गए हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, जब हम बात करते हैं टैक्स ऑफिसर्स की, वो जो अकाउंटेबिलिटी की, एक आदमी टैक्स का एक ऑर्डर पास करता है, मुझे 2.5 करोड़ रुपया टैक्स लगा देता है। CIR अपील के पास जाते हैं, 30% वो टैक्स डिलीट हो जाता है, 70% CIR अपील। अब जब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में जाते हैं वो डिमांड 0 हो जाती है। अब FBR में कौन सा निजाम है उस अफसर को पूछने के लिए कि ये तुमने ऑर्डर किस बेस पे किया था, क्यों किया था और ये डिमांड कहाँ गई?
जब तक हम इस अकाउंटेबिलिटी पे नहीं आएंगे ना, आप कहना चाहते हैं जो अफसरान का जो रवैये है, उनके जो आर्डर है, उन पर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। और दूसरा, प्रॉपरली ट्रेंड प्रोफेशनल्स को एफबीआर में लेके आए, वकला को लेके आए। और चार्टर्ड किस तरह ला सकती है हुकूमत ने? सर क्यों नहीं ला सकते? पाकिस्तान ने एक बेहतरी लाने के लिए शब्बर जैदी साहब नहीं, मैं आज से 3 साल, लेकिन वो भी 7-8 माह में, साल में एक भी रिफॉर्म, एक भी नहीं ला सके, एक भी कानून पर अमल दरामद नहीं। आज से 3 साल पहले बजट प्रपोजल कमेटी में मैं मौजूद था, तो मैंने उसमें कहा था कि जिस ऑफिसर के 3 ऑर्डर्स अपील में जाया हो जाए या डिमांड जाया हो जाए, उसकी जो सर्विस बुक है उसमें लाल एंट्री आ जानी चाहिए, उसको तरक्की नहीं देनी चाहिए, जी जी, उसको अगले ग्रेड में जाना ही नहीं चाहिए। मतलब ये आप मुझे बताएं ना, मैं एक केस में अभी रिसेंटली पेश हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें उन्होंने 1 अरब रुपए से ज्यादा की लायबिलिटी निकाली थी। जी जी, टैक्स ईयर था 2018 और किताबें जो वो रेड के दौरान उठा के ले गए थे वो टैक्स ईयर था 2016 की किताबों पे आप 2018 की असेसमेंट कर सकते हैं जी। ख्वाजा साहब आपसे जब वो मैंने सिर्फ CIR अपील को ये बात बताई, मैं कहा जी ये जो चार्जशीट है ना सेल टैक्स की, इसमें ये देख लें ये किताबें कौन से साल की ले गई हैं। जी जी, उसने देखा 2016 की किताबें थी। मैं कहा जी टैक्स पीरियड कौन सा है? उन्होंने कहा 2018। मैं कहा जी 16 दी किताबां ते ऑर्डर 2018 का। तो सही बात, फिर ऐसे ही होगा डिपार्टमेंट में। अजहर सिद्दीक साहब, किस तरह, जिस तरह ख्वाजा साहब कह रहे हैं, डिपार्टमेंट हैं, इदारे हैं, इनको दुरुस्त करने के लिए, अफसरान के रवैयों को दुरुस्त करने के लिए, कानून पर अमल दरामद करवाने के लिए क्या हुकूमत करे? हुकूमत क्या करनी चाहिए? हुकूमत ने करप्शन खत्म करने के मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट आया, तो उसके बाद की सूरत हाल, तो आप तो रोजाना अदालतों में जाते हैं, किस तरह बेहतरी आएगी? अयूबी साहब देखिएगा, पाकिस्तान में गालबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 75% टैक्स जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है। जी जी, उसमें कोई शक नहीं, वो 75 नहीं 85 है। बस अब अंदाजा लगा लें डायरेक्ट टैक्स कितना है। यानी ये जो हम सारा कुछ कर रहे हैं, ये जो मैदान हमने सजाया हुआ है, ये डायरेक्ट टैक्स के लिए सजाया हुआ है ना। जी जी, इनडायरेक्ट टैक्स से सारा कुछ आ जाता है, एक एक चीज आपके, और उसमें एक अलहदा जो पिलफरेज है, जो चोरी है, वो बहुत बड़ी है उसके अंदर। असल जो ख्वाजा साहब जो बात कहना चाह रहे हैं, मैं इसको आसान लफ्जों में, आम पैराए के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। सही कह रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर अभी आपके सामने इदारे में गिना देता हूँ, SCCP, जी जी, नेपरा, पैमरा, आपने उठाकर देख लेना इन सबको। यानी नेपरा ने पेट्रोलियम, यानी आप देखिए पेट्रोल की प्राइस हम आज तक फिक्स नहीं कर पाए, और जो हालात होते हैं वो एक अलग है। बिजली का एक निज़ाम है, वो बाकायदा उसका एक टैरिफ मुकर्रर होने का एक तरीका कार रखा है कि वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर्स लगाया जाता है। मैं इन ख्वाजा साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस 15% कलेक्ट करने के लिए, सॉरी डायरेक्ट टैक्सेस को 15% को कलेक्ट करने के लिए पूरे मुल्क और इतना बड़ा डिपार्टमेंट रखा है। हो सकता है किसी को मेरी इस बात का बुरा लगे, कोई शक नहीं इसमें। जब आप देखिए, एक तो आपको रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आना पड़ेगा, नहीं तो इसको आउटसोर्स कर देना। आप देखा ना, बड़ा सिंपल सा तरीका कार है, कलेक्शन ही करनी है ना, कलेक्शन करनी है, असेसमेंट करनी है, आउटसोर्स कर दे, अच्छे से चार्टर्ड अकाउंटेंट निकालें, यानी और उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम बनाएं। और जैसे ये बात की है, मिसाल के तौर पर अगर 3 असेसमेंट सेटिस्फाइड हो जाती है और चीज़ें सारी आती हैं, उस ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहे हैं आप? अब तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। वो तो जी ख्वाजा साहब जानते हो कि 400 कंपनियां जो 70% वैसे अदब दे रही हैं, डायरेक्ट टैक्स पेयर यूनिट है जो। मैं वही कह रहा हूँ कि देखें ना, यहाँ हमें अगर, और ये कोशिश करके, मैं शब्बर ज़ैदी से मेरी काफ़ी मुलाकातें रही, मैं उन्हें जानता भी, और उन्होंने कोशिश की कि इस निज़ाम में ऐसा कर सकें, लेकिन बड़ा मुश्किल है कि वो आप देखें ना, मिसाल के तौर पर अभी मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ आपके, ये चीनी माफिया के दौरान में। अब चीनी माफिया में क्या हुआ, जब ये कार्रवाई शुरू हुई तो उन्होंने मार्केट से चीनी शॉर्ट कर दी, जी जी, होल्ड कर ली। अच्छा, उसको अगर आगे लेकर चले तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा आप 70 रुपए में चीनी दे दें, देखे ना। दूसरी तरफ आ जाए, जब पेट्रोल माफिया के अगेंस्ट काम शुरू हुआ, पेट्रोल गायब हो गया, और देखें ये माफिया इस हद तक स्ट्रॉन्ग है, वो डिपार्टमेंट में जड़े हैं उनकी। यानी हुकूमत भी बेबस है, हुकूमत बेबस है ना जी। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत जैसी एक्शन लेती है, मिसाल के तौर पर वो नैब का जब थोड़ा आया तो इन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया। जैसे ख्वाजा साहब ने बात की, मैं इनकी सब, यानी आई मस्ट अप्रिशिएट जो बात एक्चुअली इन्होंने रूट कॉज पे चले गए हैं कि आपको टैक्सेशन ग्रुप लेने के लिए CSS में लोग क्या करते हैं, यानी क्या उनके फेवरेट ग्रुप कौन से हैं? अब सोचे तो सही ना, जब वो आते हैं तो उनके फेवरेट ग्रुप टैक्सेशन ग्रुप है, उनका फेवरेट ग्रुप पुलिस का ग्रुप है, DMG ग्रुप में जाते हैं। यानी अगर
देखा जाए तो वो उनकी कोशिश होती है कि भाई सिलेक्शन, अब सिलेक्शन लेने की वजह क्या है, कोई खास एडवांटेज है? खास एडवांटेज है कि आपको भाई प्रिविलेज बड़ी है, वीआईपी बड़ा है, मैं टैक्स ऑफिसर हूं, मेरे नीचे कोई भी है। सब वैसे डिपार्टमेंट जितने भी इदारे हैं इनमें भी सियासत है, इनमें जो जमाते हैं जो एक दूसरे के वो बिठाए हुए लोगों को देखिए मैं छोटी सी मिसाल बताऊं, इमरान खान तो आज आ रहा है, नवाज शरीफ जब सबसे पहला आए ना, उन्होंने सबसे पहला आपको पता ग्वाल मंडी में से क्या कौन लोग ढूंढे जो पुलिस इंस्पेक्टर्स थे, वो पुलिस में लाकर भर्तियां की और उन्होंने सबसे पहला काम ये किया। उसके बाद वो फिर एलडीए में आ गए, आपको पता है एलडीए के साथ क्या प्लॉट बांटे और वो सारा, फिर उसके बाद वो एफआईए में चले गए, फिर वो नैब में चले गए, यानी उन्होंने अपने पंजे हर डिपार्टमेंट में गाड़ लिए। इस तरह जैसे वो हुकूमत में आए ना, उस निजाम को उन्होंने अपने तरीके से चलाना था, किसी को खींचना होता था तो देर नहीं लगती थी, उनके अंदर मुखबर बैठे हुए थे, वही लोग बताते थे। वो तो उन्हें प्रॉब्लम तब बनी कि जब रेगुलेटर्स की शक्ल में आ गए, यानी एसईसी भी आ गया। एसईसी में कितना चला सकते थे, वो नसीम जाजी ने कोशिश की और क्या हाल हो गया हमारे सामने। उसके अलावा नेपरा में कोशिशें की, वो सारी आपके सामने आ गई। पैमरा में यानी उन्होंने अबसार आलम को आगे लगाया, यानी मैंने उनको अपॉइंटमेंट चैलेंज कर दी और मैंने साबित किया, और अभी भी आप देखें कि यानी ये जैसे ये रेगुलेटर आए, लड़ाइयां अपनी जगह है। नैब देख ले, हम जितना मर्जी के नैब के ऊपर सियासत, नैब को सियासत में उस तरह इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। यानी अभी देखे ना, अभी जिस तरह पंजाब मौजूदा गवर्नमेंट चाहती थी, आज तक तारीख में कभी हुआ है कि मौजूदा गवर्नमेंट का भी एहतसाब हुआ? अलीम खान पकड़ा गया, यहाँ सब्तान यहाँ पकड़ा गया। हालांकि अलीम के केस को मैं जानता हूं, मैं बड़ी चीज, लेकिन उसमें है कुछ नहीं। लेकिन वजह क्या हुई कि यहाँ जैसे नैब अब कर रहा था और चीखें निकल गई हैं, और आप आने वाले दिनों में हम बैठे हुए हैं आज, मेरा ख्याल है वो जो आपने सुन लिया है कल परसों के अंदर के, वो बाकायदा नैब लॉ पे इनका कंसेंसस हो गया है, और कंसेंसस होने के बाद वो नैब लॉ बाकायदा प्रोमोलगेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी वजह क्या है, इस तमाम में सभी नंगे हैं। अगर वो कोशिश करना भी चाहें, यानी इमरान खान ने अगर पॉलिटिक कोशिश की तो पहले ब्यूरोक्रेसी ने अड़ गई, उसने काम करने नहीं दिया। अब यहाँ बैठ गया शब्बर ने अपने नया जो वो लेके आए थे निजाम, उसके साथ क्या हाल हुआ हमने। यहाँ अगर हम चाहते हैं ना, तो मैं इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं, और मैं प्रपोज भी करता हूं कि आप इसको रेगुलेटरी रजीम में ले जाएं या आउटसोर्स कर दें आप। हुकूमत ने अब सेक्शन 111 को इस्तेस्ना दिया, रियल एस्टेट सेक्टर में तामीराती शोबे के लिए इनकम ऑफ सोर्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करें, जैसे भी करें, प्रोजेक्ट बनाएं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को जो खौफ है नैब का, उन्हें पता है कल हमें नैब पकड़ लेगा, इसके बावजूद भी लोग उस तरफ आना नहीं चाह रहे। देखिए आप बजा बात फरमा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है डॉक्यूमेंट इकोनॉमी नहीं है। जी हमने आज भी देख लें, बड़ी आज आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कर दी और किसी ने नहीं होने दी। जनरल मुशर्रफ आया, बड़ी कोशिश की, और जनाब उन्होंने फौजी बिठा दिए। आप समझते हुकूमत इसमें मुखलिस है? नहीं, देखिए हुकूमत मुखलिस है, इसीलिए 111 का उन्होंने एडवांटेज दिया है सेक्टर को, क्योंकि काला धन बहुत है यहाँ आपको पता है, बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं। अब ये मुझे भी पता है, खास को होता है, कोई एक वक्त मैं भी टैक्स का काम 98 में मैं करता रहा हूं, तो थोड़ा सा तजर्बा मुझे भी इस बात का है कि वो ये दुखती रख पकड़ ली है। लेकिन जो खौफ नैब का था, वो नैब में जो अमेंडमेंट आप हो गई हैं या होने वाली हैं, वो सारी चीजों को सामने रख के देखें। मैं आगे जो कि दिसंबर तक का टाइम दिया है, मैं इसमें फ्यूचर में देख रहा हूं, और ये अगर आपने एक दफा अच्छी तरह अचीव कर लिया ना, फ्यूचर पाकिस्तान का ब्राइट है, बहुत ब्राइट देख रहा हूं मैं। ब्राइट है। देखिए मैं हुकूमत तो 5 साल पूरे नजर करती आ रही है, मैं नहीं समझता हुकूमत उससे पहले चली जाए। वो जितना है या तो लेके आए, अपोजिशन अभी तक कोई सॉलिड चीज सामने मैं नहीं देख पाया, या तो लेके आए ना आपके पास, आपने तकरीबन इतने 73 सालों में चले छोड़ दे, पिछले 30-35 सालों में आपने क्या ऐसा को खास कर दिया जो आम आदमी जिसे आप कहें कि इस गवर्नमेंट को आप बीट कर सके। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, बजट के जो अहदाफ है उनको पूरा करने के लिए हुकूमत को किन इकदाम करने की जरूरत है, जो कुछ साहब हम देखते हैं 2 सालों में वो टारगेट नहीं पूरे हुए, इस साल किस तरह पूरे होंगे? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूंगा। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी ख्वाजा साहब, देखें, हमने एक कोशिश की, यूनिट बनाया बीटीबी के नाम से, जी जिसको डायरेक्टरेट भी बना दिया गया, जिसको डायरेक्टरेट बनाया जी, ब्रॉडनिंग टैक्स बेस। जी अब उसका जो इन्होंने हशर किया पिछली गवर्नमेंट में और करंट गवर्नमेंट में, मैं उसमें एक बड़ी अजीबोगरीब सी आपको मिसाल देना चाहूँगा, जहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो कितने नॉलेजेबल थे। मेरे फादर की डेथ हुई 2015 जनवरी में।
जी जी, अल्लाह उन्हें मगफरत करे। आमीन आमीन। उनकी एक नोटिस आता है 2017 में मुझे बीटीबी की तरफ से कि जी 2012 में ख्वाजा इकबाल साहब ने एमसीबी में इतने पैसे आए थे वो डिक्लेयर नहीं किए, बड़े थोड़े से पैसे थे। मैं गया वहाँ पे बीटीबी के कमिश्नर से मिलने, वहाँ पे मैं नाम नहीं लेता, मैंने उन्हें कहा, मैं यार आपने ये जो नोटिस इशू किया है, क्या आपने ख्वाजा इकबाल साहब की रिटर्न देखी है जो 2012 की थी? उन्होंने कहा जी हमें उसको देखने की क्या ज़रूरत है, यानी कि जो मैं वो रिटर्न साथ लेके गया हुआ, अफसरान नहीं देखते, मैं वो रिटर्न साथ लेके गया हुआ था और बैंक स्टेटमेंट्स भी साथ ले गए। मैं कहा एक तो आपको ये देखना चाहिए कि वो लेजेंड थे इस प्रोफेशन के और आप सबके उस्ताद थे। दूसरी बात ये है कि आप बात कर रहे हैं टोटल सपोज 30 रुपए की, उनकी जो ग्रॉस रिसीट डिक्लेयर्ड है वो 1030 रुपए की रिटर्न में। मैं कहा आप मुझे बीटीबी का नोटिस इशू करें, आपने क्या रिटर्न उनकी की अपना चेक? उस पर्टिकुलर ईयर में ख्वाजा साहब ने 21,60,000 रुपये इनकम टैक्स दिया हुआ था। ठीक है, मैं कहा यार तुम मुझसे 2 या 3 लाख रुपए का बीटीबी का नोटिस डाल के बैठ के, मुझे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये जो तुम ब्रॉडनिंग टैक्स बेस खोल के बैठे हुए यहाँ पे, लो जी बात आई कि हम नोटिस विड्रॉ कर लें। 90% नोटिस ऐसे इशू हुए थे जिन पे बार कोड ही नहीं लगे हुए थे। बार कोड यानी बार कोड IRS जिस पे ना लगे बार कोड उसको हम जाली कहते हैं। जाली। ये जितने कार डीलर थे, जी जी, ये जितने प्रॉपर्टी डीलर थे, इनको जितने नोटिस इशू किए गए थे उन पे जिसपे बार कोड ना होना वो IRS से नोटिस नहीं इशू हुआ था। जी जी, अब वो जो नोटिस जिसके पास गया है उसको सिर्फ ये था कि वो आएगा तो उसे मुकमका कर लेंगे, जो सर ने आसान लफ्जों में कह दिया। मैं शायद कहने में थोड़ा सा हिचकिचाता इसमें। बेसिकली अब्दुल्ला यूसुफ दौर 2006 में आपको याद करवाऊंगा, उन्होंने क्या किया था, 4 साल उन्होंने कहा कोई ऑडिट नहीं होगा 4 साल तक। उनके पास कोई आदमी एक ग्रुप जाते थे ना कार डीलर्स के, जी जी, वो अपने दिमाग में कैलकुलेट करके उन्हें कहते थे ये फिगर टैक्स की हमारी आपकी तय होगी, ठीक है, ये आप जमा करवा दें, हम आपको नहीं पूछेंगे, कोई भी नहीं पूछेगा आपको। सर एकदम से 2.6 मिलियन टैक्स पेयर्स हो गए, यानी रिटर्न नहीं आई। टैक्स पेयर तो आज भी 50 लाख से ज्यादा NTN है, रिटर्न आधी आती है। अब देखें, जो सर ने कहा जी सिर्फ 10% के लिए हम इतना बड़ा महकमा खोल के बैठे हुए हैं, बाकी 90% तो इनडायरेक्ट टैक्स है, या सेल टैक्स है, या टर्नओवर टैक्स है, या एडवांस विद होल्डिंग टैक्स है, जो हम लोगों का काट के जमा करवा देते हैं हुकूमत को। ठीक है, अब ये जो ब्रॉडनिंग करनी है, इसके लिए मैंने आपको आज से कुछ साल पहले बताया था कि यार लाहौर के डिफरेंट इलाके हम लोगों को आउटसोर्स करते हैं। ठीक है, यानी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है सपोज ABC, जी जी, उसको कहें यार लिबर्टी मार्केट तुझे आउटसोर्स कर दी, आज का रेवेन्यू है 60 लाख। जी जी, ठीक है, जितना एडिशनल रेवेन्यू तू लेके आएगा उसका 25% तेरा, जी, उसे आउटसोर्स करते हैं। में स्कीम नहीं, काम करने का पैसा है, काम करने का पैसा है ना, वो 60 वो खर्चा भी खुद उठाएगा। 60 लाख वो रेवेन्यू का 2 करोड़ ना कर दे तो मुझे पकड़ लें, और बगैर हरासमेंट के करेगा। जी जी, बगैर हरासमेंट के करेगा। अब्दुल्ला यूसुफ ने किसी की कनपट्टी पे बंदूक नहीं रखी थी। जी जी, पहले सर्कल जोन भी थे ना, लोग टैक्स पे करते थे। जी जी, अब ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस के लिए जरूरी क्या है? जरूरी है कि इसकी कायदा आउटसोर्सिंग की जाए और इसे FBR के इस करप्ट निजाम से अलहदा किया जाए। बीटीबी को जी जी, देखें ये लोग नहीं कर सकते इसे ब्रॉडन। जी, वजह क्या है? एक अफसर के पास 4-4 हजार केस है। वैसे मुझे नहीं, जी, मेरी बात सुन ले ना, एक अफसर के पास 4-4 हजार केस है इंडिविजुअल का, और 70 कंपनी है कॉर्पोरेट की।
70 कंपनियां, फाइलें पढ़ने का टाइम नहीं होता यार। आप रिटर्न वो नहीं पढ़ते आप सर, लेकिन जी हाई कोर्ट में या इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में आते हैं, मैं एक केस 4 या 5 दिन में तैयार करके गया होता हूँ। मेरे मुखालिफ वकील जो होता है ना, लीगल एडवाइजर, उसको सुबह सुबह 32 केस पकड़ा देते हैं, ये तुमने डिफेंड करने। जी जी। अब उसने तो वो 32 केसों का ब्रीफ भी नहीं पढ़ा होता, खामोशी फिर उसका मुकद्दर बन जाती है, तो उसकी खामोशी। ये ख्वाहिश साहब। लेकिन मैं सिर्फ जो पूछना चाह रहा हूँ, जो टैक्स ऑफिसर है, इनकम टैक्स कलेक्टर है, उसका काम टैक्स कलेक्शन करना है या टैक्स बेस को बढ़ाना है? सिर्फ मुझे इतना बताइएगा। देखें, यही 2 चीजें हैं, ये दोनों काम एक ही आदमी से लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया कि 111 का जो इस्तेमाल क्यों होता है, जी। 111 का इस्तेमाल वहां पे होता है जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम होती, ठीक है, ठीक है। 111 का इस्तेमाल इन्होंने कर दिया एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसको कहते हैं तुम्हारी किताबों में अनक्रेडिटेड अमाउंट पकड़ेगी, ठीक है। ठीक है। जबकि 121, 122, 122C, सॉरी 121 और 122C, ये दोनों सेक्शंस दिए गए हैं उन लोगों को जो एस्केप्ड असेसमेंट, उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, ठीक है। अब एक ही अफसर ये सारे काम नहीं कर सकता, इन्होंने इसीलिए बीटीबी यूनिट ही लहदा बनाया, लेकिन बीटीबी यूनिट में इन्होंने बंदे वो कितने आता दिए, फाल ही नहीं हो सका, इसीलिए वो फाल ही नहीं हो सका। आपको ये आउटसोर्स करना पड़ेगा उन लोगों को जो इस पर्टिकुलर निजाम से अलग है। ख्वाहिश साहब, जो टैक्स निज़ाम है हमारा, FBR को चलो हम ले लेते हैं, उसको आज तक कितने तजर्बात से गुजारा गया? कभी RS सिस्टम आ गया, हर रोज आ नया गया, एक कभी दूसरा तजर्बा। सिस्टम आ गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आया, उसकी जो रू रमा है, अवाम और हुकूमत पार्टनर है, क्या पार्टनरशिप आज आप समझते हैं कायम है? सर, डिस्ट्रस्ट है, ट्रस्ट डेफिसिट शदीद किस्म का है, लोग NTN लेना ही नहीं चाहते। आपके इसी प्रोग्राम में कराची से किसी बंदे ने मुझे सवाल किया था कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरा नेशनल टैक्स नंबर क्या आप सजेस्ट करते हैं, मुझे टैक्स में रजिस्टर होना चाहिए। तो मैं तो नहीं बोला था, तो एक साहब इनकम टैक्स से ही बैठे थे, उन्होंने कहा मैं सच्ची बात करूँ तो आपको नहीं होना चाहिए। जी जी, उस अफसर ने लाइव कह दिया था। जी जी, आपको याद होगा, ये आज से 2-3 साल पहले की बात है कि जी बात ये है कि जब तक ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है इसको आप रिमूव नहीं करेंगे, बेहतरी नहीं आएगी, ये बेहतरी नहीं आएगी। अजहर सिद्दीक साहब, हुकूमत किस तरह बेहतरी ला सकती है? अगर लाना चाहे तो इदारों में पहले लानी चाहिए कि अवाम को किस तरह इदारों में इस्लाहत आएंगी तो अवाम को कोई रिलीफ मिल पाएगा। क्या समझते हैं हुकूमत जो 3 साल रह गए इसमें कोई कारकर्दगी दिखा पाएगी? देखिए, मेरे तो जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है, जो मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इस गवर्नमेंट की विल है। अब इसके लिए मसाइल क्या हैं कि इसने बहुत ज़्यादा महाज खोल ली। जी जी, देखें ना, मिसाल के तौर पर चीनी और गंदम माफिया, IPPs वो माफिया, जिन्होंने कर्जे माफ़ कराइए वो माफिया, वो तो कमीशन बनते जा रहे हैं ना, कमीशन का आता फैसला तो नहीं हुआ। उससे क्या मसाइल है देखें। उसके बाद तेल माफिया, अब ये उलझ गए हैं इसमें। इससे 2-3 काम एडवांटेज हो सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं, और आपको मैं वो देख रहा हूँ, इनकी जितनी रिपोर्टें आ रही हैं ना, मिसाल के तौर पर चीनी का अगर आप कमीशन की रिपोर्ट देख लें, उसमें कुछ मामला FBR की तरफ जाने हैं। टैक्स चोरी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बड़ी टैक्स चोरियाँ निकली हैं वहाँ पर, और वो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। यानी इन जो कम से कम जो इन कमीशन की रिपोर्टें हैं ना, ये कमीशन खेलना जरा मैं नॉन सीरियस ही बात कह रहा हूँ, खेल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन मैं इसके रिजल्ट जो पब्लिक इंटरेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसके देख रहा हूँ दूरस नताइज। यानी मिसाल का तो अगर पेट्रोल माफिया के असल सामने आ जाएगा, तेल कितने का लिया है, कितना बेचा है, स्टोर कहाँ किया है, उसका अल्टीमेटली जब इफेक्ट आएगा वो आपका रेवेन्यू सेक्टर की तरफ ही जाना है। ब्रॉड बेस के हवाले से आपको जो काम डालना है ये आप आउटसोर्स कर दें, ये छोड़ दें। ब्रॉड बेस जो बढ़ाना है, मैं नहीं समझता कि इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट अपने तई आ सकता है। इन्हें करना क्या चाहिए, एक तो अपने तई जो है ना जी, रेवेन्यू कलेक्शन या रेवेन्यू अथॉरिटी एक तश्कील दे दें चाहिए फौरी तौर पर, अलहदा एक कानून बनाएं उसका। उनमें से जितनी आपकी ब्यूरोक्रेसी है ना, जो DMG ग्रुप है सारा, उनको देखें, आप उनको एज ए वॉचडॉग रख लें, एज ए अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर रख लें। देखो, DMG ग्रुप का एक DC है, उसके पास 14 वो गार्ड है, 5 गाड़ियां उसके पास, 8 मैं इत्तेफाक करता हूं, और जो वफाक का जो DC है उसके पास एक बंदा मुलाजिम भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है उसके पास। मैं देखिए, मैं इत्तेफाक करता हूं, इसमें मुआवजा जब हम करते हैं वफाक, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब इसको आप रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देंगे, फिर तनख्वाहें 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन जितनी भी हैं वो मिलेंगी। यानी DMG ग्रुप के अंदर उनको क्रॉस चेक के लिए फॉर द टाइम बिंग
वैसे हमारे मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान डीएमजी ग्रुप ने नहीं पहुंचाया। देखिए, मैं ये नहीं बात कहूंगा कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर गुजरे हैं, जी जी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इस निज़ाम को करप्ट कर दिया। आपको पता है अब क्या हो गया, नवाज शरीफ ग्रुप के ऑफिसर्स हैं, जरदारी ग्रुप के ऑफिसर्स हैं, चौधरी परवेज लाई ग्रुप के ऑफिसर्स हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सुनेंगे कि पीटीआई ग्रुप के ऑफिसर, इमरान खान के पसंदीदा, और देखा ना हर कोई आता है ना अपनी पसंदीदा ऑफिसर वो लेके आता है। ये हमें निकालना पड़ेगा, स्टेट्समैन हमें बनना पड़ेगा। और अगर हम वाकई चाहते हैं, और याद रखिएगा इस मुल्क में अगर टैक्स कलेक्शन का निज़ाम बेहतर हो जाए ना, आप देखें ना, कोशिश की ना आपने, एसेट रिकवरी यूनिट बनाया, क्या मुसीबत पड़ गई उसके अंदर। पनामा केस आपके सामने लिखा, दुबई की प्रॉपर्टीज आपके सामने लिखी, वो यहीं से पैसा बना रहे हैं ना, यहीं से पैसा बन रहा है, चोरी हो रहा है, बाहर जा रहा है। एसेट रिकवरी यूनिट पे जस्टिस काजी फाइसा के केस में वो देखिए, वो तो वैसे बिठा दिया गया, आपने छेड़ क्यों लिया है कि जज को छेड़ लिया। हालांकि देखा जाए तो पॉजिटिवली वो तो कभी चीजें सामने नहीं आनी थी, वो चीजें सामने आई, मनी ट्रेल है, वो सोर्सेज ऑफ इनकम नहीं है, ये सारी चीजें। अब जब तक आप इस तरह के इदारे जो है ना, यानी ये एसेट रिकवरी यूनिट को भी बाकायदा एक कानून की शक्ल दिखा के वो निकालें, अल्टीमेटली आपका रेवेन्यू की तरफ चीजें जा रही हैं। और फिर आपने एमनेस्टी दे दी है, जब चीजें सारी आप निकाल लेंगे, निकाल के कौम के सामने रखें। कौम अगर समझती है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो हमारे ब्यूरोक्रेट या पब्लिक ऑफिसर होल्डर उनको छोड़ के बाकी को एमनेस्टी एक और दो यार, यानी लोग समझ रहे हैं एमनेस्टी में, लेकिन एक दफा आपको ये, जब तक आप उसको नेशनल सिस्टम में नहीं लेकर आएंगे ना, तब तक वो रेवेन्यू नहीं आप कलेक्शन कर सकते। टैक्स टारगेट थे 2015 में, टारगेट पूरा हुआ, ज्यादा हुआ, एफबीआर के अफसरान ने खुशियां मनाई, मिठाइयां बांटी गई। जब भी वही टैक्स पेयर थे जो टैक्स देते थे, जिनको जब वो टैक्स चोर कहते थे, आज भी वही टैक्स पेयर हैं जो टैक्स देते हैं, उनको इज्जत नहीं मिलती। टैक्स चोर जिनको कहा जाता है, वो मैं जो समझता हूँ, आप कानून से वो बचता है। टैक्स चोर है कौन है? मैं समझता हूँ जो टैक्स देने वाला वो चोर नहीं, जो टैक्स के पैसे को जाया करने वाला बंदा वो टैक्स चोर है। मैं एक सच बताऊं आपको, मैं सच बताऊं, ये पांचों उंगली हैं, जब तक ये पांचों उंगलियां इकट्ठी नहीं होंगी, बड़ी सिंपल सी बताने लगा हूं, ये पांचों उंगलियां जब खाने के वक्त इकट्ठी होती है तो खा लेते हैं, पांचों इकट्ठी होकर खा रहे हैं ना आप। एक हो तो नहीं खा सकता, देखना एक से तो नहीं मैं खा सकता, निजाम इस तरह का है। लेकिन जब आप इसमें देखें, मैं मुझे याद है अब्दुल वकील खान के दौर में मैंने उन दिनों सेल्फ असेसमेंट स्कीम को छेड़ा कि मैंने कहा ये सेल्फ असेसमेंट स्कीम क्यों है, मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी उसके लिए, मैंने रेटो में लेके आया। अब वो उल्टा क्या हुआ कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे पीछे पड़ गया कि आप कैसे कमाते हैं, कैसे नहीं करते। आप देखे ना वजह, यहाँ पॉजिटिवली आप आना चाहते हैं ना, तो पॉजिटिवली दो ये आपको 3-4 चीजें अलग करनी पड़ेगी। एसेट रिकवरी को सेपरेट करा, उसको टैक्स डिपार्टमेंट से फिलहाल फॉर द टाइम में घटा दें, वो एक चीज एक प्रोसेस से मुकम्मल हो, जब वो मुकम्मल हो जाए फिर टैक्स डिपार्टमेंट कम करने पड़ेंगे। बिल्कुल आपको इसी तरह ब्रॉड बेस को आप सेपरेट कर दें, इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप सेपरेट कर दें, और जो डायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन का निजाम है वो आउटसोर्स कर दें आप, तो यू विल गेट द रिजल्ट। इंक्रोचमेंट जो नाजायज तजावुज़ात है उसके खिलाफ हुकूमत ने शुरू में स्टार्ट में एक्शन लिया। जो ज़मीनें इलाके वागजार करवाए गए उनसे पाकिस्तान का कर्ज उतर सकता था, लेकिन आज तक वो फिर दबा हुआ है, चीज़ें दबी। आज तक हुकूमत भी खामोश है, लोग भी खामोश हैं। तो अगर उसी पे अमल कर लिया जाता तो आज हम कहाँ होते। देखिए आप बात बजा फरमा रहे हैं, मुझे अच्छी तरह याद है चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, लोगों को बड़ा इख्तलाफ रहे। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक तो पब्लिक इंटरेस्ट उन्होंने अपने थे की, जो अकेले बैठ के जो केसेस देखा करते थे, हम देखा करते थे सारे एनक्रोचमेंट। आप इमेजिन कर लें, आप परेशान हो जाएंगे। इत्तेफाक फाउंड्री के अंदर एनक्रोचमेंट थी, आप पैकेजेस के साथ एनक्रोचमेंट थी, जो खरबों रुपए की जायदाद, कोई शक नहीं। और ये जायदादें आप सिर्फ और सिर्फ अगर एनक्रोचमेंट आप कर लें, तो मैं ये नहीं कहता, लेकिन आपके कर्जे का बर्डन बड़ा कम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए विल चाहिए। वजह यही है, वो ट्राइका वही है, वो पांचों उंगलियां खाने के लिए इकट्ठी हो जाती हैं और आप मुंह उठाते देखते हैं। कमजोर तो नहीं। एक मैं वजह बताऊं आपको, जिस दिन मुल्क का सियासतदान इस मुल्क के लिए इकट्ठा हो गया ना, यानी मैं आऊंगा, मैं करूंगा, आज आप स्टेट्समैन बन जाए, अपोजिशन भी इकट्ठी हो जाए, तो अपना कमर कस ले और गवर्नमेंट के साथ बैठ के कि हमने टैक्स का सिस्टम बेहतर करना है, हमने किसी की कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, और उसके बाद आप रिजल्ट देखिएगा, वागुजार भी होंगे, टैक्स का निजाम भी बेहतर होगा, तरक्की होगी और खुशहाली होगी। आपको बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।